अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अजीम खान हुआ था नहीं यार। और एक मरतबा फिर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, वैसे तो मेडिकल बिलिंग का हर टॉपिक बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन हर काम में, हर फील्ड में कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी के ऊपर हम करते हैं और कुछ चीज़ें जो है वो लो प्रायोरिटी के साथ होते हैं। तो आज जो हमारे टॉपिक है वो कॉमनली डिनायल्स हैं, रिजेक्शंस हैं, वो बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी उनके लिए दरकार होती है किसी भी मेडिकल बिलर के लिए, कि वो जब क्लेम्स को एंटर करते हैं कौन कौन सी चीज़ों का उनको ध्यान करना चाहिए, डिनायल से बचने के लिए उनको कौन से जगहों पे काम करना चाहिए, उनको एलिजिबिलिटीज़ पे काम करना चाहिए, और करेक्ट जो है वो आप एंट्री करेंगे, डेटा सही एंटर करेंगे, उसके लिए उनको कहाँ कहाँ से डेटा जो है वो लेना चाहिए, COB डिनायल्स के ऊपर कैसे काम करना चाहिए, टाइमली फाइलिंग किन पेयर्स का कितना कितना जो है वो उनके गाइडलाइंस के मुताबिक है, डॉक्टर का कॉन्ट्रैक्ट क्या कहता है, नॉन कवर्ड सर्विसेज किस केस में आती है, ठीक है। इसके अलावा डुप्लीकेट क्लेम्स क्यों आते हैं, डिनायल उनका क्यों आता है, ये चीज़ें जो है बहुत ज़रूरी है। मेडिकल नेसेसिटी किन चीज़ों में जो है वो आपको रिक्वायर्ड होता है, और इसके अलावा जब इंश्योरेंस डिमांड करती है मेडिकल नोट्स, वो क्यों करती है और उसके लिए आपको क्या क्या चीज़ों पर काम करना चाहिए। नाजरीन, इन तमाम तरह डिनायल्स के ऊपर हमने एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का लेक्चर बनाया है, और हम कंबाइनली भी इस लेक्चर को अपलोड करेंगे, और इसके अलावा 1 by 1 जो डिनायल्स है 15 to 14 डिनायल्स हमने उनके ऊपर काम किया है, जो कि आपके लिए तकरीबन 95% के जो वर्कलोड है, अगर आप इस कंसेप्ट को समझ जाएंगे तो वो कम पड़ जाएगा, वर्कलोड कम हो जाएगा, ठीक है। तो नाजरीन, लेक्चर की तरफ जाने से पहले आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। हमारी हमेशा से यही कोशिश होती है कि आपको उन रिसर्चेस से हम आप लोगों को प्रेजेंटेशन बनाएं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी टू अंडरस्टैंड हो, और आप जो है अपनी मेडिकल बिलिंग के फील्ड में उसको इम्प्लीमेंट कर सकें। तो नाजरीन, लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। बिफोर गोइंग टू द लेक्चर, जस्ट सब्सक्राइब द चैनल एंड वॉच full videos of the training and understand what denials we received in our medical billing field. So let's have a look. तो जी नाजरीन, कॉमन डिनायल्स, रिजेक्शन एंड अपील प्रोसेस में आज हम पढ़ने वाले हैं इनकरेक्ट पेशेंट इन्फॉर्मेशन, एलिजिबिलिटी एक्सपायर्ड, prior authorization and referral not received, claim not covered by insurer, request for medical records not received, coordination of benefits issues, claim covered by other payer या insurer, missing or invalid CPT HCPCS level 2 or diagnostic code, timely filing, duplicate claim, medical necessity not met for the service, termination of the coverage and bundled services। इन तमाम के बारे में हम बात करेंगे, और आपको 1 by 1 बहुत मुफीद और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आप लोगों को ये कंसेप्ट प्रोवाइड करेंगे, आपका कंसेप्ट क्लियर करेंगे, और यकीन करें कि इस प्रेजेंटेशन के बाद आपको जब भी इस तरह के डिनायल्स रिसीव्ड होंगे, रिजेक्शन रिसीव्ड होंगे, तो आप लोगों को बहुत आसानी होगी उसको रिजॉल्व करना। कॉमनली डिनायल्स एंड रिजेक्शंस, उसके ऊपर कैसे काम करेंगे और हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि हमें कब अपील सबमिट करना है। A biller must understand the causes of the common payer denials and rejection to implement front office policies and procedure to reduce front end errors that causes denials and rejections. Understand when appeals are warranted. Submit effective appeals. हमें कैसे और किन पॉलिसीज़ के तहत हमें फ्रंट एंड एरर्स को रिड्यूस करना चाहिए, और इसके अलावा हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए कि अपील किन सूरतों में हम सबमिट कर सकते हैं। इसके अलावा एक इफ़ेक्टिव अपील हम कैसे सबमिट कर सकते हैं, और किन सूरतों में हमारे क्लेम रीप्रोसेस होके पे हो सकते हैं। तो वो सारी चीज़ों का जानना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, रिजेक्टेड क्लेम क्या है? रिजेक्टेड क्लेम इज़ अ क्लेम दैट डज नॉट कंटेन द नेसेसरी इंफॉर्मेशन फॉर एडजुडिकेशन। रिजेक्टेड क्लेम वो क्लेम है जिसमें मौजूद नहीं होता वो ज़रूरी इंफॉर्मेशन जो कि एडजुडिकेशन प्रोसेस के लिए ज़रूरी होता है, वो इंफॉर्मेशन उसमें मिसिंग होती है। वंस द मिसिंग और इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन इज आइडेंटिफाइड एंड अपडेटेड, in that case the insurance will accept the claim for
adjudication process. Because the rejected claim was not reviewed by the coverage determination, the appeals process is not applicable in this case. बिल्कुल ये चूँकि उन्होंने रिजेक्टेड क्लेम को रिव्यू नहीं किया, उन्होंने रिव्यू से पहले ही सेंड बैक कर दिया कि आप इन चीज़ों पे काम करें और उसके बाद फिर हम क्लेम में वो करेक्शन करके रीसबमिशन करते हैं क्लेम को, तो उस केस में क्या होता है, वो एडजुडिकेशन प्रोसेस के लिए फिर वो एलिजिबल होता है और फिर उसमें क्लेम प्रोसेस होने के बाद हम उस पर अगर वो पे होगा तो ठीक है, अगर पे नहीं होगा तो फिर करेक्टेड क्लेम भी हो सकता है, अपील भी हो सकता है, वो लेटर ऑन की बात है। लेकिन उस टाइम एडजुडिकेशन प्रोसेस में नहीं किया होता क्लेम, सो इसीलिए हमें अपील या करेक्टेड क्लेम भेजने की कोई ज़रूरत नहीं है। A denied claim differs from a rejected claim. A denied claim is one that passed through the payer's initial claim processing but was determined not to be covered service or procedure based on the payer's coverage criteria. The prompt a claim denial which is identified on the remittance advice form sent to the providers. The trained medical biller review the RA and determine if the denial is appropriate or if an appeal should be made. अच्छा, डिनाइड क्लेम कहता है वो रिजेक्टेड क्लेम से डिफरेंट है, क्योंकि रिजेक्टेड क्लेम्स में एजुकेशन प्रोसेस से पहले ही क्लेम दोबारा सेंड बैक किया जाता है प्रोवाइडर को, लेकिन डिनाइड क्लेम में ये होता है कि इंश्योरेंस जो है वो क्लेम को इनिशियल प्रोसेसिंग से गुजार देता है। अगर उसमें कोई इन्फॉर्मेशन मिस होती है, कोई इनकरेक्ट होती है, तो उस केस में वो डॉक्टर को ERA की शक्ल में, AOB की शक्ल में रिस्पॉन्ड करता है कि भाई आप इन चीज़ों को करेक्ट करें, तभी हम आपके क्लेम को पे करते हैं। फिर एक मेडिकल बिलर के लिए बहुत ज़रूरी है कि क्लेम में कौन सी चीज़ें मिस है, कौन सी चीज़ें इनकरेक्ट है, वो उसमें करेक्शन करके या तो करेक्टेड क्लेम भेज देता है, या अगर उसमें अपील रिक्वायर्ड है तो वो अपील पे सबमिट कर सकते हैं। तो ये एक रिजेक्टेड क्लेम और डिनाइड क्लेम में डिफरेंस था। अब हम चलते हैं कि कौन कौन से डिनाइल्स हमें मौसूल होते हैं इंश्योरेंस जब क्लेम को प्रोसेस करते हैं। तो इनकरेक्ट पेशेंट इन्फॉर्मेशन, नाजरीन बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि हम जब क्लेम सबमिट करते हैं या हमारा मेडिकल बिलर क्लेम सबमिट करता है तो उनको इनिशियल स्टेजेस पे इंफॉर्मेशन सारी रिव्यू करनी चाहिए, करेक्ट इन्फॉर्मेशन एंटर करना चाहिए और प्रॉपर एलिजिबिलिटी चेक करके क्लेम को सही पेयर को सबमिट करना चाहिए। अगर वहाँ पे कोई भी मिस्टेक होती है तो क्लेम रिजेक्ट हो सकता है या डिनाइड हो सकता है और पेमेंट जो है वो डिले का शिकार हो सकती है। नाजरीन, हमने जो डिस्क्रिप्शन आपके लिए तैयार की है उसको भी ज़रा पढ़ते हैं और अंडरस्टैंड करते हैं कि हमें किन सूरतों में रिजेक्शंस आ सकती है, किन सूरतों में हमें डिनाइल मौसूद हो सकते हैं। सबमिटिंग इनकरेक्ट पेशेंट डेमोग्राफिक इन्फॉर्मेशन टू द इंश्योरेंस पेयर इज वन ऑफ द लीडिंग रीजन अ क्लेम इज रिजेक्टेड। ठीक है, अगर हम इनकरेक्ट डेमोग्राफिक इन्फॉर्मेशन इंश्योरेंस को सबमिट करते हैं तो एक मेन रीजन हो सकती है जिसकी वजह से क्लेम हमें रिजेक्ट हो सकते हैं। मिसस्पेलिंग द पेशेंट नेम, ठीक है, इसके अलावा डेट ऑफ बर्थ का सही ना होना, और इसके अलावा सब्सक्राइबर आईडी का दिया हुआ है कि वो सब्सक्राइबर आईडी भी करेक्ट ना हो, और ग्रुप नंबर आर ऑल एग्जाम्पल ऑफ द की इंफॉर्मेशन दैट मस्ट बी एक्यूरेटली कैप्चर्ड एंड प्रॉपर्ली रिपोर्टेड टू अवॉइड क्लेम रिजेक्शन। ठीक, accurate intake information is imperative to avoid typographic errors. Delay in claim payments are typically greatly reduced when medical billers communicate the importance of this information to the front office staff. अगर आपके पास इंटेक इन्फॉर्मेशन करेक्ट हुए और क्लियरली आपको नज़र आ रहे हैं तो वो आपके करेक्ट एंट्री की भी ज़मानत हो सकती है। अगर आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन मिसिंग है या कोई इन्फॉर्मेशन आप जो है वो आपको मौसूल सही नहीं हुई, आपको विजिबल नहीं है, तो आप कम्युनिकेट कर सकते हैं अपने प्रोवाइडर ऑफिस, फ्रंट ऑफिस को कि हमें करेक्ट इन्फॉर्मेशन भेज दीजिएगा ताकि हम करेक्टली क्लेम सबमिट करेंगे और ताकि हमें टाइमली पेमेंट भी मौसूल हो सके। तो इनिशियल स्टेज पे आप लोगों को देखना है कि क्लेम का सही इंदराज बहुत ज़रूरी है। Eligibility expired. Another common denial occurs if the patient coverage was not in effect on the date of service submitted for the reimbursement. Insurance benefits should be verified before major service are rendered to avoid this type of denials. Eligibility verification identifies if the patient has other insurance or relies on self-pay. Training the front office staff to follow this procedure with each patient encounter will assist in avoiding these type of denials. Patients should be asked to verify insurance or be asked for a copy of their insurance card
at each visit. Simply asking, has anything changed since your last visit, usually draws a negative response from the patients even though coverage changes have occurred. Some patients may have been issued new insurance cards a month prior or don't think about it at the time of the encounter. So asking for the proof of insurance each time guarantees the correct information is collected and the proper insurance is billed for the services provided. नाजरीन, इन तमाम डिस्क्रिप्शंस को पढ़ने के बाद आप लोगों को भी आइडिया हुआ होगा कि पेशेंट की एलिजिबिलिटी बहुत ज़रूरी है। उनके विज़िट से पहले अगर पेशेंट आ जाता है और वो अपना कार्ड लेकर आता है तो आपको कार्ड भी चेक करना चाहिए कि उसमें कार्ड तो चेंज नहीं किया, या अगर उसने कार्ड चेंज नहीं किया, क्या उनकी यही जो कार्ड है इसकी कवरेज एक्टिव भी है कि नहीं फॉर सर्टन डेट ऑफ सर्विसेज। ठीक है, इसके अलावा फ्रंट ऑफिस को भी ट्रेन करना चाहिए कि जब भी पेशेंट विजिट करता है और वो फ्रंट ऑफिस में अपना डेमोग्राफिक इन्फॉर्मेशन शेयर करता है तो उसके साथ ही उसकी एलिजिबिलिटी चेक करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर वो आप प्रॉपर तरीके से चेक करते हैं, एलिजिबिलिटी चेक करते हैं, उसको कोपे चेक करते हैं तो पेशेंट्स के क्लेम जो है वो सही तरीके से इंश्योरेंस को सबमिट होगा, क्लेम प्रॉपर तरीके से पे होगा। सेकंड, जो एलिजिबिलिटीज़ हमने चेक करनी होती है उसमें एडवांटेज प्लान का भी होना बहुत ज़रूरी है कि पेशेंट अगर लेट सपोज मेडिकेयर एडवांटेज प्लान है तो वो भी हमें देखना है कि जब एलिजिबिलिटी हम चेक करते हैं तो क्या पेशेंट का कोई एडवांटेज प्लान है मेडिकेयर की तरफ से, तो वो चीज़ें भी चेक करना बहुत ज़रूरी होती है। अगर हम सही तरीके से प्रॉपर एलिजिबिलिटी करके क्लेम सबमिट करते हैं तो हमें पेमेंट बहुत अच्छे तरीके से रिसीव हो जाती है। करेक्टली सबमिशन करेंगे, करेक्टली क्लेम सबमिट करेंगे तो उस केस में पेमेंट का आना बहुत ही ज़रूरी होता है। Prior authorization or referral not received. A claim will also be denied if the prior authorization or pre-certification data is missing on the claim. एक क्लेम जो है वो तब भी डिनाइल हो सकता है जब प्रायर अथराइजेशन या प्री सर्टिफिकेशन जो है वो क्लेम में मिसिंग होगा, तो उस केस में भी हमें डिनाइल मौसूल हो सकता है। मैनी क्लेम रिलेटेड टू नॉन इमरजेंसी ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड प्रायर अथराइजेशन विद कमर्शियल इंश्योरेंस प्लान्स इंक्लूडिंग नॉन इमरजेंट प्रोसीजर्स, नॉन इमरजेंट इन पेशेंट एडमिशन एंड रेडियोलॉजिकल सर्विसेज। ज़्यादातर क्लेम जो है वो नॉन इमरजेंसी ट्रीटमेंट उसके लिए प्रायर अथराइजेशन की ज़रूरत हो सकती है और उस केस में जो है वो नॉन इमरजेंट प्रोसीजर्स जो है वो के लिए हमें अथराइजेशन क्लेम में ही सबमिट करने चाहिए। उस केस में हमारे क्लेम पे हो सकते हैं। अदरवाइज अगर वो इफ़ नॉट ऑब्टेन अ डिनाइल विल बी रिसीव्ड फ्रॉम द पेयर, वो हमें पेयर से डिनाइल मौसूल हो सकते हैं। अगर नॉन इमरजेंट प्रोसीजर्स हो या नॉन इमरजेंट पेशेंट एडमिशंस हो उस केस में, या रेडियोलॉजिकल की सर्विसेज हो उस केस में अथराइजेशन रिक्वायर्ड होती है और वो हमें क्लेम के साथ सबमिट करना चाहिए था लेकिन हमने नहीं किया, उस केस में हमें डिनाइल मौसूल हो जाएगा। इफ द सर्विस वाज रेंडर्ड अंडर मेडिकल इमरजेंसी एन अपील मे बी सक्सेसफुल। अगर एक सर्विस जो है मेडिकल इमरजेंसी में ही प्रोवाइड की गई है उस केस में क्या होगा, उस केस में अपील हम सबमिट कर सकते हैं। Retroactive authorization may be considered with the 24 to 72 hours of the service being rendered depending on the payer's guidelines. पेयर गाइडलाइंस के मुताबिक अगर इन केस हमें इनिशियली जो है वो अथराइजेशन सबमिट नहीं किया तो हम 24 घंटे से 72 घंटे के अंदर अंदर रेट्रो अथराइजेशन लेकर क्लेम को रिप्रोसेस करवा सकते हैं। अथराइजेशन सबमिट करके दोबारा क्लेम सेंड बैक पर रिप्रोसेसिंग कर सकते हैं। This is another denial that is fully preventable on the front end of the payers policy is known. ठीक है, curing patients on this payers policy may also cut down on these type of denials. This type of denial may frequently occurs with HMO patients. Enrolled members may need services that require an authorization and referral from the member's primary care provider. If that authorization neither given nor entered on the claim, it will be denied. ये जो डिनाइल है ये मोस्टली केसेस में HMO पेशेंट्स के साथ वकू होता है, उसका वो उन केसेस में रिसीव हो सकता है और उस केस में हमें क्या करना चाहिए था, उस केस में हमने जो प्राइमरी केयर फिजिशियन है या प्रोवाइडर है उनसे अथराइजेशन जो है वो या रेफरल है वो हमें ले लेनी चाहिए और वो हमने क्लेम के साथ सबमिट करना चाहिए। जब वो उनके साथ सबमिट होगा तो क्लेम करेक्टली प्रोसेस एंड पे हो जाएगा। क्लेम नॉट कवर्ड बाय इंश्योरर।
non-covered services provided to a patient will result in a payer denials. Exclusion or a non-covered services refer to patient's medical service excluded from the payer's health insurance coverage under the patient plan. The patient will be responsible for 100% of the fee of such services. नाजरीन, यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि नॉन कवर्ड सर्विसेज अगर पेशेंट्स के प्लान के मुताबिक हो, यानी पेशेंट के प्लान के मुताबिक ये सर्विसेज नॉन कवर्ड है, तो पेशेंट जो है वो 100% रिस्पॉन्सिबल होगा वो जो सर्विसेज उन्होंने रिसीव की होगी। अब उनके स्टाफ जो बिलर है उनको कौन कौन सी चीज़ों का होना ज़रूरी है, पता होना ज़रूरी है। इट इज़ पुअर कस्टमर सर्विस टू बैलेंस बिल अ पेशेंट्स फॉर द सर्विस विदाउट मेकिंग देम अवेयर दैट दे मे बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द चार्जेस प्रायर टू द सर्विस बीइंग परफॉर्म। ये एक बैलेंस बिल में भी आता है कि अगर आप लेट सपोज आपको पता भी है कि पेशेंट जो है वो प्लान के मुताबिक ये सर्विसेज कवर्ड नहीं है, तो आपको पेशेंट को बताना चाहिए कि आपका बिल जो है वो इंश्योरेंस पे नहीं करेगा, आप खुद ही उसका रिस्पॉन्सिबल होंगे अगर इंश्योरेंस इस क्लेम को डिनाई कर देगा। दिस मे बी अवॉइडेड बाय कॉन्टैक्टिंग द इंश्योरेंस प्रायर टू द सर्विस बीइंग रेंडर्ड। प्रायर आपको इंश्योरेंस से इन्फॉर्म करना चाहिए, कंफर्म करना चाहिए, उनको कॉल करनी चाहिए या उसकी एलिजिबिलिटी चेक कर देनी चाहिए कि ये कवरेज एज पर पेशेंट प्लान कवर्ड है भी कि नहीं। इफ द पेयर स्टेट द सर्विस इज नॉन कवर्ड अंडर द कॉन्ट्रैक्ट एन अपील विल बी फुटाइल्स। ठीक है, अगर वो आपको कह देता है कि भाई ये कवर्ड नहीं है तो अपील भी हो सकता है। अ बिलर कैन नॉट बी एक्सपेक्टेड टू नो एवरी exclusion each plan carries, but should be aware of the most common exclusion in the major plans with which their office contract to ensure avoidance of these issues when possible. लेकिन उसको ये भी जानना ज़रूरी है कि उसके ऑफिस या उसका डॉक्टर किन किन कंट्रैक्ट के साथ जो है वो एलिजिबल है, कौन से प्लान्स के तहत उनको पेमेंट हो सकती है, तो ये भी फ्रंट ऑफिस को जानना बहुत ज़रूरी होता है। Whenever a major service is going to be performed, it is advisable for the staff to verify coverage prior to the event. Some payers offer real-time verification of the coverage through their online database. कहता है जब भी कोई मेजर सर्विस परफॉर्म होने जा रही हो तो उनके स्टाफ से यही रिक्वेस्ट है, एक एडवाइस है कि वो कवरेज को पहले ही आइडेंटिफाई करे कि ये जो सर्विस दी जा रही है पेशेंट को, क्या इंश्योरेंस इसको कवर करेगी कि नहीं करेगी। अगर नहीं करेगी तो उसको पेशेंट को भी अवेयर करना चाहिए, डॉक्टर को भी अवेयर करना चाहिए कि ये जो आप सर्विस परफॉर्म कर रहे हैं और पेशेंट रिसीव कर रहा है ये इंश्योरेंस कवर नहीं करेगी, तो पेशेंट को ये सेल्फ पे के तौर पर या आफ्टर डिनायल की शक्ल में वो सारी की सारी अमाउंट जो है वो पे करनी पड़ेगी। Denied number 5. Request for medical records not received. In some cases, a payer may request medical records to adjudicate a claim. This usually occurs when an initial claim is submitted, but if the provider is on prepayment audit, then the record will need to be sent with the original claim. ठीक है, in any case, if the records requested by the payers are not received, the payers will have no option but to delay or deny the claim. कुछ केसेस में ये होता है कि इंश्योरेंस जो है वो एडजुडिकेशन के प्रोसेस से पहले ही मेडिकल रिकॉर्ड तलब करती है डॉक्टर से या मेडिकल बिलर से, और मोस्टली केसेस में जब डॉक्टर प्री पेमेंट ऑडिट में होता है तो उसके लिए आप ओरिजिनल जो इनिशियल क्लेम है उसके साथ आपको मेडिकल रिकॉर्ड सबमिट करने होंगे ताकि आपको बाद में मेडिकल रिकॉर्ड की रिक्वायरमेंट होगी और फिर आप सबमिट करेंगे तो बेहतर ये कि आप ओरिजिनल क्लेम के साथ ही मेडिकल रिकॉर्ड जो है वो सबमिट कर दें ताकि क्लेम जो है टाइमली पे हो सके। इन एनी केस जब रिकॉर्ड आपसे इंश्योरेंस तलब करती है तो आपको क्या करना चाहिए, आपके पास कोई और ऑप्शन होता ही नहीं है, आपको मेडिकल रिकॉर्ड सबमिट करना चाहिए ताकि आपकी जो पेमेंट है वो ना डिले ना हो या आपका क्लेम डिनाई ना हो जाए। The portions of the medical record requested may vary depending on the payers and the type of the procedure performed, but could include जो मेडिकल रिकॉर्ड चाहिए उनमें किन किन चीज़ों का जो है किन किन चीज़ों पर डिपेंड करते हैं, कौन कौन सी चीज़ें उसमें इंक्लूड होना चाहिए, उसमें मोस्टली यहाँ पे दिए हुए हैं, उनका भी ख्याल रखना चाहिए। अगर ये इन्फॉर्मेशन मेडिकल रिकॉर्ड में मौजूद होंगे तो आपके क्लेम जो है वो मेडिकल नोट्स या मेडिकल रिकॉर्ड सबमिट करने के बाद टाइमली जो है वो
पे हो सकेंगे, जिसमें पेशेंट मेडिकल हिस्ट्री, पेशेंट फिजिकल रिपोर्ट, पेशेंट कंसल्टेशन रिपोर्ट, पेशेंट डिस्चार्ज समरी, रेडियोलॉजी, पैथोलॉजी एंड लेबॉर्ट्री रिपोर्ट्स, ऑपरेटिव रिपोर्ट्स। ये तमाम तर जो चीज़ें हैं ये मेडिकल रिकॉर्ड में होनी चाहिए ताकि आपका क्लेम जो है प्रॉपर तरीके से पे हो सके। उनको पता हो इंश्योरेंस को कि डॉक्टर ने ये जो सर्विसेज है ये प्रोसीजर्स जो है वो इंक्लूड किए हैं अपने सर्विसेज में, ताकि क्लेम जो है वो प्रॉपर तरीके से पे हो सके। When records are requested by payers, the request should be completed quickly to keep the adjudication process moving forward and avoid a denial। जब इंश्योरेंस मेडिकल रिकॉर्ड तलब करती है आप लोगों से तो आप लोगों को ऑन द स्पॉट मेडिकल रिकॉर्ड सबमिट करने चाहिए ताकि जो एडजुडिकेशन प्रोसेस स्टार्ट था वो मूविंग फॉरवर्ड हो और उसमें डिनाइल जो है उससे बचा जा सके और टाइमली क्लेम जो है वो प्रोसेस होके पे हो सके। Denied number 6, coordination of benefits issue. Coordination of benefits is the process of determining which of the two or more insurance policies will have the primary responsibility for paying a claim and the amount that the other policy will contribute. COB का डिनाइल जो है बहुत ज़रूरी है। ये मोस्टली केसेस में हमें मौसूल होते हैं और उस पर कैसे काम करना है उसके लिए सबसे पहले तो जब आप एलिजिबिलिटी चेक करते हैं, ये जो एलिजिबिलिटी का नाम है ये बहुत मैं बार बार इसलिए ले रहा हूँ कि जब भी आप क्लेम सबमिट करते हैं सबमिट होने से पहले आपको एलिजिबिलिटी चेक करना बहुत ज़रूरी है। आपको पता होना चाहिए कि आपके क्लेम में प्राइमरी पेयर कौन सा होगा, कौन से इंश्योरेंस जो है आपकी प्राइमरी है और वो कौन सी सेकेंडरी है, ताकि आपका जो प्राइमरी पेयर है वो टाइमली क्लेम को प्रोसेस कर सकें। सेकंड, पेशेंट को भी दोनों इंश्योरेंसेस के पास अपने जो इन्फॉर्मेशन जो है वो अपडेट करनी चाहिए कि आप मेरे प्राइमरी हो और दूसरी सेकेंडरी जो है वो मेरी ये है। फॉर एग्जांपल मेडिकेयर प्राइमरी है और इसके अलावा एम्पायर BCBS है वो सेकेंडरी है, तो उन दोनों के साथ रिकॉर्ड अपडेट होना चाहिए। मेडिकेयर को पता होना चाहिए सेकेंडरी इंश्योरेंस एम्पायर है और एम्पायर को पता होना चाहिए कि प्राइमरी इंश्योरेंस जो है वो मेडिकेयर है, तो इस केस में क्लेम आपका सही तरीके से पे हो सकेगा। These type of denials may be due to claim being submitted to a secondary insurance without the primary insurance or a remittance advice information. A COB denial may be related to the fact that secondary insurance was billed as a primary insurance by mistake. वही बात जो मैंने आप लोगों को कही है कि हमें पता होनी चाहिए कि कौन सी पेयर हमारी प्राइमरी है और कौन सी सेकेंडरी है, ताकि हम अगर सही इंश्योरेंस को क्लेम सबमिट करेंगे तो क्लेम हमारा टाइमली पे हो जाएगा। Billers must be sure that all insurance information has been obtained from a patient to bill the correct insurance first। बिलर को क्या करना चाहिए, सबसे पहले तो उनको जो पेशेंट है उनसे सही इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी चाहिए और इन्फॉर्मेशन जब कलेक्ट होते हैं तो वो डबल चेक करना चाहिए, उसको अपने पास भी एलिजिबिलिटी चेक करनी चाहिए कि जो पेशेंट ने हमें इन्फॉर्मेशन दी है तो उस केस में हमारे पास प्राइमरी कौन सी और सेकेंडरी कौन सी है। अगर वहाँ पे भी कन्फ्लिक्ट आ रहा है तो पेशेंट को उसी टाइम कह देना चाहिए, या उसको अगर उसने बिलर एडवांस एलिजिबिलिटी ले रहा होगा तो पेशेंट को बताना चाहिए कि भाई आप अपने इंश्योरेंसेस को कॉल करें और अपने COB अपडेट करवाएं, ताकि जब आप सर्विसेज लेंगे और हम क्लेम बिल करेंगे तो हमें क्लेम जो है सही तरीके से पे होना ज़रूरी है। अगर क्लेम डिनाई होते हैं उस केस में जो है वो आपको भी बिल जा सकता है, तो पेशेंट जो है वो इस चीज़ से बचने के लिए ज़रूर अपना COB अपडेट करवाएंगे। Denial number 7, claim covered by other insurer. Like a coordination of benefit denial, this type of denials occurs when the claim is a liability case. When a patient has had an auto work related accident, the commercial plan will most likely deny the coverage until the worker compensation, auto insurance or other liability carrier हैज़ बीन बिल्ड। ये उस केस में होता है नाजरीन, अगर कोई वर्क रिलेटेड इंजरी होता है या कोई भी एक्सीडेंट होता है तो वो फिर ऑटो इंश्योरेंस का या वर्कर कंपनसेशन इंश्योरेंस का जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो उस केस में पेशेंट्स को क्या करना चाहिए, पेशेंट को अपने जो वर्कर कंपनसेशन इंश्योरेंस है उसकी इन्फॉर्मेशन लानी चाहिए, या ऑटो इंश्योरेंस अगर वो एक्सीडेंट का केस है तो डॉक्टर के पास वो इन्फॉर्मेशन ज़रूर शेयर करना चाहिए। और ये बिलर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इन्फॉर्मेशन जो है वो पेशेंट से उसी टाइम कलेक्ट कर लें और क्लेम प्रॉपर तरीके से उसी से रिलेवेंट जो इंजरी है उसी से रिलेवेंट इंश्योरेंस को क्लेम बिल करें। अगर आप इंजरी रिलेटेड क्लेम को मेडिकल इंश्योरेंस को बिल करेंगे तो वो ज़रूर जो है वो क्लेम को डिनाई कर देगा। If the patient is seen for any kind of acute injury, a full history of the issue should be performed.
including how the accident occurred, what the patient was doing at the time of accident, and most importantly where the accident occurred। ठीक है, ये कहा जा रहा है कि जब एक जो पेशेंट को इंजरी होती है तो उसमें कहाँ पे इंजरी हुई है, किस वजह से होती है, कौन सी प्लेस पे हुई है, ठीक है, वो तमाम तर इन्फॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट करने होंगे और वो इंश्योरेंस को सबमिट करने होंगे, तभी वर्कर कंपनसेशन या ऑटो इंश्योरेंस क्लेम को पे करेगी। If a patient present and state they were injured at work, a biller should query the employer before submitting of any claim। अगर एक पेशेंट जो है वो प्रेजेंट होता है और वो कहता है कि वो ड्यूरिंग वर्क जो है वो उसकी इंजरी हुई है, तो उसको एम्प्लॉयर से ये क्यूरी दरियाफ़्त करनी चाहिए जो जिस ऑर्गेनाइजेशन में वो पेशेंट जो है वो काम कर रहा होगा, तो उसी से क्यूरी जनरेट करनी चाहिए और उसी को क्लेम सबमिट करना चाहिए, तभी वो क्लेम प्रॉपर तरीके से रिइम्बर्स होगा और पे होगा डॉक्टर को। डिनाइल नंबर 8, मिसिंग और इनवैलिड CPT HCPCS लेवल 2 और डायग्नोस्टिक कोड। नाजरीन, डिस्क्रिप्शन से ही ज़ाहिर है कि इनवैलिड CPT कोड या HCPCS कोड या कोई भी डायग्नोस्टिक कोड जो है वो अगर हम क्लेम में सबमिट करते हैं तो वो डिनाई हो सकता है। Errors in coding will result a claim denial. These includes incorrect code, CPT code submitted rather than required HCPCS level 2 code on the Medicare claims, diagnostic codes linked to wrong CPT codes, deleted codes submitted on the form, incorrect or missing modifiers in the code, invalid code usage, category 3 codes not accepted by the पेयर्स। नाजरीन, यहाँ पे कुछ डिस्क्रिप्शन दी गई है जिसके मुताबिक ये कहा जा रहा है कि सम टाइम मेडिकेयर जो है वो HCPCS कोड उनको चाहिए होता है और हम अगर CPT कोड्स इसमें सबमिट करते हैं, लाइक अगर हम विल विज़िट की बात करते हैं तो विल विज़िट जो है वो अगर हम सबमिट करेंगे मेडिकेयर को तो वो G कोड्स के साथ सबमिट करेंगे, G043839 ये कोड्स हम उनको सबमिट करेंगे, ना कि 993, 8786 और 97 और 96 ये कोड्स हम मेडिकेयर को सबमिट नहीं करेंगे, हम G कोड्स के साथ क्लेम सबमिट करेंगे तभी क्लेम पे हो जाएगा। तो CPT कोड्स का सही तरीके से सबमिट करना बहुत ज़रूरी है और इसके अलावा हम प्रॉपर पॉइंटर सेटिंग भी ना करें तो भी क्लेम डिनाई हो सकता है। अगर लेट सपोज किस CPT के साथ हम कौन सा डायग्नोस्टिक कोड लगाएंगे तो उस केस में भी क्लेम जो है वो सही तरीके से पे होगा। अगर हम सही पॉइंटर सेटिंग करेंगे, अगर वो गलत होगा तो क्लेम डिनाई हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम इनवैलिड मॉडिफायर लगाएंगे तो उस केस में भी क्लेम जो है हमारा रिजेक्ट हो सकता है। तो इन चीज़ों का देखना बहुत ज़रूरी है कि हम प्रॉपर CPT कोड्स, प्रॉपर डायग्नोस्टिक कोड्स, प्रॉपर पॉइंटर सेटिंग और प्रॉपर मॉडिफायर्स लगाएंगे तो क्लेम हमें प्रोसेस होकर पेमेंट देगी। डिनाइल नंबर 9, timely filing. Each payer has a timely filing limit that is published to make all providers aware of the time that is guaranteed to submit a claims for the payment. नाजरीन, बहुत ज़रूरी टॉपिक है और ये मोस्टली केस में डॉक्टर स्कैन पे होता है। डॉक्टर हमें टाइमली स्कैन नहीं भेजते या अगर हमें टाइमली स्कैन भेज देते हैं, समटाइम मेडिकल रिकॉर्ड्स चाहिए होते हैं, ठीक है, अपील भेजनी होती है और वो भी अगर हम डिले करते हैं तो उस केस में भी टाइमली फाइलिंग लिमिट जो है एक्सपायर हो सकते हैं। तो उस केस में हम ये भी कहते हैं कि भाई हर इंश्योरेंस के डिफरेंट गाइडलाइंस होते हैं टाइमली फाइलिंग के, उसमें किसी के 90 डेज़ हो सकते हैं, किसी के 180 डेज़ होते हैं, किसी का साल होता है और किसी का डिपेंड ऑन द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द डॉक्टर्स एंड द इंश्योरेंस कंपनी। नाजरीन, बिलर्स नीड टू have knowledge about the timely filing limits for each pairs that the claim would need to be submitted to that pairs। उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो टाइमली फाइलिंग लिमिट्स को देख लें। सम टाइम डॉक्टर जो है वो क्लेम्स डिले कर देते हैं और उस केस में आपको कुछ क्लेम्स, लेट सपोज आपके पास क्लेम्स बहुत ज़्यादा है और आप टाइमली उनको फिनिश नहीं कर सकते, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, जो क्लेम्स की जो टाइमली फाइलिंग लिमिट है वो अनकरीब ख़त्म होने वाली है, एक्सपायर होने वाली है, तो आप वो क्लेम्स पहले क्रिएट करें और उसको टाइमली सबमिट करें ताकि आपकी जो क्लेम्स है वो टाइमली फाइलिंग लिमिट्स जो है वो उनके डिनाइल से बचा जा सके और डॉक्टर को पेमेंट मिल सके। अगर आप ये समझते हैं कि भाई हम सारे क्लेम जो है वो मतलब जो स्कैन वाइज हमें रिसीव हुए हैं हम उसी तरह क्लेम को जो है वो करेंगे, तो उस केस में ये है कि आपके वो क्लेम्स भी इफ़ेक्ट हो जाएंगे जो कि टाइमली फाइलिंग लिमिट्स जिसकी कम होगी वो क्लेम आप बाद में सबमिट करेंगे तो उस केस में डिनाइल्स बहुत आ सकते हैं। तो बेहतर ये है कि उन क्लेम्स पर काम किया जाए जो कि जिनकी टाइमली फाइलिंग लिमिट जो है एक्सपायरी के करीब होंगे। तो डिनाइल नंबर 10,
duplicate claim. If a claim has been adjudicated and decision made, the payers closes the claim. And if the claim is then resubmitted by the provider, a duplicate claim denial will be sent. Keep track of outstanding claims and timely processing of the payment should decrease this type of denials. ठीक है नाजरीन, और इसके अलावा उस ये कह रहे हैं कि कई टूल जो है हमें इस यूज़ कर सकते हैं जिसमें हम जो है करेक्ट कोडिंग इनिशिएटिव ले सकते हैं, इनकोडर प्रो से हम हेल्प ले सकते हैं, बुक से ले सकते हैं, सॉफ्टवेयर लिस्ट से ले सकते हैं, हम करेक्ट कोडिंग सबमिट कर सकते हैं। समटाइम इंश्योरेंस जो है मेडिकेयर वो जी कोड्स के साथ उनको CPT कोड्स दरकार होते हैं और हम गलत कोडिंग करते हैं, उस केस में भी हमें क्लेम्स डिनाई हो सकते हैं। उस केस में हमें करेक्ट क्लेम जो है वो सबमिट करनी चाहिए। अगर यहाँ पे अगर बात करें डुप्लीकेट क्लेम की तो मोस्टली जो बिलर्स हैं वो मिस्टेक्स करते हैं, वो जब रीसबमिट करते हैं करेक्टेड क्लेम उस केस में 07 और ओरिजिनल क्लेम नंबर जो है वो रीसबमिट करना भूल जाते हैं, क्लेम जो है वो डिनाई हो जाता है और वो डुप्लीकेट का डिनाई दे देता है। वो कह देते हैं कि भाई आपने ऑलरेडी क्लेम सबमिट किया हुआ था और वो हमने प्रोसेस किया हुआ है, आप सेम डेट ऑफ सर्विस के लिए आप दूसरा क्लेम भेज रहे हैं, तो वो डुप्लीकेट का डिनाई कर देता है। डिनाइड नंबर 11, medical necessity not met for the service. Medical necessity is defined by each payers, but when a medical necessity denial is received, it indicates the diagnostic code submitted with the procedure code does not meet coverage guidelines. Payers publish coverage determinations similar to Medicare local coverage determinations in which the payer indicate the circumstances for coverage of service and procedures. They indicate applicable procedure and diagnostic codes. These type of denials will have to be investigated to see if they should be written off or if they should be appealed. Review of the health plan's coverage determination regarding the service will also assist in determining if charges should be appealed or written off. ये नाजरीन, हम अगर बात करें मेडिकल कवरेज डिटर्मिनेशन के लिए लोकल कवरेज डिटर्मिनेशंस के हवाले से अगर हम बात करें तो उसमें ये कहा गया है कि जो भी प्रोसीजर कोड्स परफॉर्म होते हैं उसके साथ हमें ये जानकारी भी होनी चाहिए कि हम कौन से डायग्नोस्टिक कोड्स जो है वो उनके साथ सबमिट करने चाहिए, कौन से मेडिकेयर के लोकल कवरेज डिटर्मिनेशन के मुताबिक हमें कौन से प्रोसीजर कोड के साथ कौन से डायग्नोस्टिक कोड्स को अपेंड करना ज़रूरी है। हाँ, वो गाइडलाइंस जानने के लिए हमें जो है वो इनकोडर प्रो से हेल्प ले सकते हैं, हमें और भी कई प्लेटफॉर्म्स हैं जिससे हम वो हेल्प ले सकते हैं। डिनाई नंबर 12, टर्मिनेशन ऑफ द कवरेज. If service was provided to a patient after their coverage was terminated for any reason, patient change insurances, patient cancel insurances, etc., a rejection will be received for termination of the coverage. नाज़रीन, इस केस में ये कहा जा रहा है कि जब सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है पेशेंट को आफ्टर देयर कवरेज वाज टर्मिनेटेड, जब उसकी कवरेज टर्मिनेट हो चुकी थी उसके बाद जो है वो सर्विसेज दी गई, और उसके कई रीज़न हो सकते हैं। उसकी एक रीज़न ये भी हो सकता है कि पेशेंट ने अपने इंश्योरेंस को चेंज कर दी थी या पेशेंट ने अपने इंश्योरेंस को कैंसिल कर दिया था। उस केस में हमें क्या हो जाता है, हमें रिजेक्शंस की शक्ल में हमें टर्मिनेशन ऑफ द कवरेज मौसूल हो जाता है। फॉर दिस रीज़न हमें पेशेंट को कंटेक्ट करना चाहिए। वी शुड कंटेक्ट द पेशेंट फॉर द करेक्ट इंश्योरेंस इन्फॉर्मेशन सो द क्लेम सबमिटेड टू प्रॉपर पेयर और इंश्योरेंस। इफ़ द पेशेंट नो लॉन्गर केयर्स इंश्योरेंस, अगर कोई इंश्योरेंस उसकी नहीं है तो उस केस में हमें सेल पे के तौर पर क्लेम से पेमेंट लेनी चाहिए, पेशेंट को चार्ज करना चाहिए। ठीक है, इन द सिस्टम एंड पेमेंट विल नीड टू बी रिक्वेस्टेड for the service already rendered. Another example of how important it is to update demographic information on patient each visit. यही बात हम बार बार कह रहे हैं कि एलिजिबिलिटी बहुत ज़रूरी है क्लेम को सबमिट करने से पहले। अगर इन केस हम एलिजिबिलिटी नहीं चेक करते और पेशेंट के जो है वो टर्मिनेशन एक्सपायर हो चुकी है और उसके केस में हम पेशेंट को इंश्योरेंस को क्लेम सबमिट करते हैं और बाद में हमें डिनायल मौसूल होता है, तो उस केस में हम पेशेंट को बिल करते हैं, पेशेंट को कॉल करते हैं और पेमेंट डिले का शिकार हो जाती है। तो उस केस में हम पेशेंट्स को ये इन्फॉर्म करते हैं कि आपकी इंश्योरेंस कवरेज जो है वो टर्मिनेट हो चुकी है। आप बराए मेहरबानी हमें इंश्योरेंस की सही इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें जो एक्टिव है। अगर आपने इंश्योरेंस चेंज किया तो आप उसकी इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर करें, या अगर आपकी कोई इंश्योरेंस नहीं है तो आप जो है वो इसको सेल पे करेंगे। तो फिर जब दौरान सर्विस जो है पेशेंट आता है, सर्विस लेता है, तो उस केस में भी पेशेंट जो है वो सेल पे पेमेंट कर देता है या उसको बाद में हम बिल करते हैं, लेकिन पेशेंट उससे पहले उस आगाही उनको देनी ज़रूरी होती है। तो ये जो है वो हमारा कवरेज टर्मिनेशन का एक कंसेप्ट था जो आप लोगों को प्रोवाइड किया। डिनाइड नंबर 13, बंडल सर्विसेज। नाजरीन, बहुत ज़रूरी टॉपिक है, गौर से सुनिएगा, गौर से अंडरस्टैंड कीजिएगा, और इस पे अगर आप लोग समझ गए हो कि ये कंसेप्ट
क्या है और हमें मॉडिफायर्स किन केसेस में यूज़ करना होगा, तो आप लोगों को बिलिंग की तकरीबन डिनाइल्स का जो मेन फैक्टर है उसका अंदाज़ा हो जाएगा। If a service is built that is bundled into another service or falls under the global surgery package, it will be denied. अगर एक सर्विस बिल होता है और वो बंडल होता है दूसरी सर्विसेज में जो कि वो ग्लोबल सर्जरी पैकेज में फॉल कर रहा हो, तो वो क्या हो जाएगा, वो डिनाई हो जाएगा। फॉर बंडल सर्विस एंड ग्लोबल सर्जरी डिनाइल्स एक गाइडलाइंस है, RBRVS and CPT guidelines should be reviewed to determine if the services are bundled. जब सर्विसेज बंडल होते हैं तो हम इनकोडर प्रो से भी देख सकते हैं, हमें CPT गाइडलाइंस को भी यूटिलाइज़ कर सकते हैं ताकि हमें ये पता हो कि इस केस में हमें कौन से मॉडिफायर्स की ज़रूरत है, हमें कौन से CPT कोड्स को किन डायग्नोस्टिक कोड के साथ इम्प्लीमेंट करना ज़रूरी है, हमें किस केस में क्या करना चाहिए, तो वो गाइडलाइंस का पढ़ना बहुत ज़रूरी है। For example, a patient is under 10-day global period for intermediate wound repair performed on his trunk, CPT code 12034। मिसाल के तौर पर अगर पेशेंट जो है वो 10 दिन के ग्लोबल पीरियड में वो प्रेजेंट हुआ हो, उन्होंने एक सर्जरी उनको परफॉर्म हुई हो, CPT कोड 12034 परफॉर्म हुआ हो, और तीसरे दिन ऑन द थर्ड डे द पेशेंट प्रेजेंट टू द ऑफिस विद कंप्लेन ऑफ आस्मा एक्सर्बेशन, और तीसरे दिन जो है वो किसी दूसरी कंप्लेन के लिए प्रेजेंट हो जाता है, तो उस केस में क्या होगा, ए क्लेम फॉर ENM सर्विसेज सबमिटेड बट डिनाइड ड्यू टू बंडलिंग इश्यूज। एक क्लेम जो है ENM सर्विस के लिए सबमिट किया जाता है लेकिन वो डिनाई हो जाता है बंडलिंग सर्विसेज के लिए। व्हेन द क्लेम इज रिव्यूड इट वाज फाउंड मॉडिफाइड 24 वाज नॉट अपेंडेड। जब क्लेम रिव्यू किया गया और तो हमने यही मालूम हमें हुआ कि 24 मॉडिफायर उस केस में नहीं लगा हुआ था, जिसकी वजह से हमें ये बंडल्ड सर्विस डिनाइल जो है वो मौसूल हुई है। क्योंकि ये जो सर्विसेज है ग्लोबल पीरियड के दौरान तो परफॉर्म हुई है, लेकिन ये सर्विस बिल्कुल डिफरेंट थी, ये उस सर्जरी से बिल्कुल डिफरेंट सर्विसेज थी। ये तो आस्मा की सर्विसेज थी जो कि उससे कई गुना डिफरेंट है, उसका यूनिक जो है वो प्रोसीजर्स है, और उन केस में आपको डायग्नोस्टिक कोड भी डिफरेंट लगाने हैं और आपको 24 का मॉडिफायर भी ज़रूर अपेंड करना चाहिए। This modifier should has been included to indicate the ENM service was unrelated to global service on the claim। नाज़रीन, मॉडिफायर का इस्तेमाल हमें बहुत सोच समझ कर करना पड़ता है, और मॉडिफायर के बारे में हमने बहुत ज़बरदस्त किस्म के लेक्चर्स बनाए हैं और वो आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। कई मॉडिफायर्स का यूज़ भी हमने बताया है कि कौन से केस में आपको कौन सा मॉडिफायर यूज़ करना चाहिए, वो आप देखिएगा। आप मुख्तसरन यहाँ पे बंडल सर्विस के डिनाइल के ऊपर हम बात कर रहे हैं, तो उनके लिए जो मॉडिफायर्स यूज़ होते हैं वो हम आपको सिंपलिसिटी से एक सिंपल वे से आप लोगों को प्रेजेंट करेंगे, ठीक है। व्हेन लैक ऑफ मॉडिफायर इज आइडेंटिफाइड ऑन द रीज़न फॉर डिनाइल्स, फाइल एन अपील एंड रीसबमिट द क्लेम विद द अप्रोप्रिएट मॉडिफायर अपेंडेड टू द डिनाइड सर्विस और प्रोसीजर। जब कोई इस तरह की लैक ऑफ मॉडिफायर जो है वो यूटिलाइज हुआ है और उसके केस में हमें बंडल का डिनाइल मौसूल होता है, उस केस में हम अपील कर सकते हैं और करेक्ट क्लेम जो है वो सबमिट कर सकते हैं अलॉन्ग विद द अप्रोप्रिएट मॉडिफायर। हम मॉडिफायर को सही उसमें अपेंड करेंगे तब क्लेम जाके पे होगा। मॉडिफायर अदर मॉडिफायर दैट आर इंपॉर्टेंट टू प्रिपेयर बाईपास बंडलिंग डिनाइल्स आर। कोई और जो हमें मॉडिफायर्स हम यूज़ कर सकते हैं जिससे हम बंडल्ड सर्विस डिनाइल से बच सकते हैं, वो ये है। मॉडिफायर 25 जी हम किस केस में यूज़ कर सकते हैं, सिग्निफिकेंट सेपरेटली आइडेंटिफाई इवैल्यूएशन एंड मैनेजमेंट सर्विस बाय द सेम फिजिशियन और अदर क्वालिफाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल ऑन द सेम डे ऑफ द प्रोसीजर अदर सर्विसेज। नाज़रीन, ये ENM के केस में यूज़ होता है और इसमें ये होता है कि हम दूसरे जो प्रोसीजर्स हैं उनसे सेपरेट करने के लिए हम ये मॉडिफायर यूज़ कर सकते हैं। अगर हम एक से ज़्यादा प्रोसीजर्स हमारा डॉक्टर परफॉर्म करता है तो उस केस में हम मॉडिफायर 25 जो है वो ENM सर्विस के साथ ऐड करते हैं, जो कि हम इंश्योरेंस को ये इंडिकेट कर रहे होते हैं कि ये जो सर्विसेज है ये एक एडिशनल सर्विसेज है जो कि उसके साथ पे नहीं होना चाहिए, एक डिफरेंट है, उसकी अलहदा प्रोसीजर है, उसकी अलहदा पेमेंट होनी चाहिए, इसकी अलहदा पेमेंट होनी चाहिए। तो उस केस में 25 मॉडिफायर जो है वो अहम रोल प्ले करता है। मॉडिफायर 58 जो है स्टेज और रिलेटेड प्रोसीजर और सर्विस बाय द सेम फिजिशियन और अदर क्वालिफाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल ड्यूरिंग द पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड। 25 मॉडिफायर जो है वो स्टेज और रिलेटेड प्रोसीजर जो होता है, अगर सेम रिलेटेड प्रोसीजर होता है या सर्विस बाय द सेम फिजिशियन, अगर सेम फिजिशियन सर्विस परफॉर्म करता है या कोई और हेल्थ रिलेटेड प्रोफेशनल जो है वो पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड के दौरान यूटिलाइज़ करता है, तो हम 58 का मॉडिफायर जो है उस केस में यूज़ कर सकते हैं।
मॉडिफायर 59 जो है डिस्टिंक्ट प्रोसीजर सर्विसेज, ये भी हमने इसके बारे में डिटेल से पढ़ा है कि ये जो सर्विसेज है ये डिस्टिंक्ट है, उससे बिल्कुल डिफरेंट है। पिछली जो सर्विसेज थी वो डिफरेंट थी, ये डिफरेंट है। उस केस में जो 25 मॉडिफायर है नाजरीन, ये हम ENM के साथ यूज़ करते थे और ये हम किसके साथ यूज़ कर सकते हैं, अदर देन ENM के साथ हम यूज़ करते हैं। मॉडिफायर 78 अनप्लान्ड रिटर्न टू द ऑपरेटिव या प्रोसीजर रूम बाय द सेम फिजिशियन और अदर क्वालिफाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल फॉलोइंग इनिशियल प्रोसीजर फॉर अ रिलेटेड प्रोसीजर ड्यूरिंग द पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड। इसका मतलब ये हुआ कि पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड के दौरान ही पेशेंट जो है वो प्लान नहीं थी विज़िट उसकी, लेकिन वो किसी भी और इंजरी की वजह से वही जगह डैमेज हुई जिसकी वो सर्जरी हुई थी, उसके लिए दोबारा हाज़िर हो जाता है। तो उस केस में डॉक्टर को इंडिकेट करना चाहिए होता है इंश्योरेंस को कि भाई पेशेंट आया था, वो जिस जगह पे सर्जरी हुई थी उस कंप्लेन के तहत मैंने सर्विसेज दी है, लेकिन वो जो है वो अनप्लान्ड विज़िट थी जो कि पेशेंट ने हासिल की और प्रोसीजर हमने परफॉर्म की है। मॉडिफायर 79 जी अनरिलेटेड प्रोसीजर और सर्विस बाय द सेम फिजिशियन और अदर क्वालिफाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल ड्यूरिंग द पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड। ये मॉडिफायर 79 भी मोस्टली केसेस में यूटिलाइज होता है और ये अनरिलेटेड प्रोसीजर और सर्विस बाय द सेम फिजिशियन और अदर क्वालिफाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल ड्यूरिंग द पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड। नाज़रीन डिस्क्रिप्शन से जाहिर है कि अनरिलेटेड प्रोसीजर है जो कि लेट सपोज पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट का कोई ऑपरेटिव पीरियड हुआ होगा, कोई ऑपरेशन हुआ होगा और वो दोबारा उन्हीं ऑपरेटिव पीरियड के दौरान दोबारा हाजिर होता है, लेकिन वो जो प्रोसीजर है वो डिफरेंट है, वो अनरिलेटेड है उस सर्जरी के। तो उस केस में हम क्या करेंगे, हम इंश्योरेंस को इंडिकेट कर रहे होते हैं कि ये पेशेंट प्रेजेंट हुआ था डिफरेंट सर्विसेज के लिए, लेकिन उस टाइम पे उसका ग्लोबल पीरियड चल रहा था और वो उसी दौरान जो है उन्होंने दूसरी सर्विस हासिल की है। तो उस केस में हमें मॉडिफायर 79 का यूज़ करना चाहिए। नाज़रीन ये हमारे जितने भी हमने सारे मॉडिफायर्स जो है वो 1 by 1 भी प्रेजेंट किए और ओवरऑल एक लेक्चर भी उसका पूरा बनाए, जितने भी कॉमनली यूज़ डिनाइल्स हैं उसके ऊपर भी हमने ये लेक्चर बनाया है। तमाम तर वॉच कीजिएगा, समझिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। नाजरीन अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी सब्सक्राइब करें और इसके अलावा इस कंसेप्ट को जितनी ज़्यादा आप लोग स्प्रेड आउट कर सकते हैं अपने जो भी न्यू आने वाले लोग हैं या जो भी प्रेजेंटली वर्क कर रहे हैं मेडिकल बिलिंग फील्ड में, उन तक ये पहुँचाइएगा ताकि आप लोगों को भी आसानी हो अपने मेडिकल फील्ड में और उन लोगों के लिए भी आसानी हो जहाँ पे इंटरव्यूज़ देते हैं या जहाँ पे काम कर रहे होते हैं, उनके लिए इन कंसेप्ट का जानना बहुत ज़रूरी है। नाजरीन अगले लेक्चर में हम नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त चाहिए। अल्लाह निगहबान।